सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, कुछ ही चीज़ें हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्विज। सो क्विज का यूज़ क्या होता है? क्विज इज़ अ फॉर्म ऑफ गेम, और आप कह सकते हो एक माइंड चैलेंज करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। माइंड स्पोर्ट है एक तरीके का, जिसमें आप रैंडम क्वेश्चंस नहीं, एक टॉपिक सेलेक्ट करते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हो। यूजुअली जो है ये क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के फॉर्मेशन में होते हैं, मैच इट के फॉर्मेशन में होते हैं, शॉर्ट आंसर के फॉर्म में होते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में होते हैं, एंड एक ब्रीफ क्विक टेस्ट होता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है? सो यूजुअली इसका यूज होता है एजुकेशन में या किसी सिमिलर फील्ड में, एंड ये बस इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट है या जो भी क्विज दे रहा है, उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटी और उसकी स्किल्स को टेस्ट किया जा सके, चेक किया जा सके कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में कितना नॉलेजेबल है। ओके, अब अगर आपको एक क्विज प्रेजेंट करनी है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है या क्या क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट स्टेप हो जाता है डिफाइन द पर्पस एंड टॉपिक। सबसे पहले जो भी क्विज करने वाले हैं, आप उन्हें टॉपिक क्लियर कर दोगे, एंड ये क्विज आप क्यों ले रहे हो। लाइक एज अ टीचर अगर आप क्विज ले रहे हो तो आपको स्टूडेंट्स को स्पेसिफाई कर देना है ये क्विज क्यों हो रहा है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हो रहा है, मार्क्स असाइनमेंट में जुड़ेंगे, प्रेजेंटेशन में जुड़ेंगे, या आपके फाइनल्स में ऐड होंगे, या किस लिए हो रहा है, आप उसका पर्पस डिसाइड कर दो, उन्हें बता दो, एंड टॉपिक डिसाइड कर लो कि कौन कौन सा टॉपिक इस क्विज में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, सेकेंड इज प्लान द स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर प्लान कर लो कि किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। सिर्फ एमसीक्यू होंगे, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, सिर्फ ट्रू फॉल्स होंगे, या सिर्फ शॉर्ट आंसर्स होंगे, या इन सबका मिक्सचर होगा, या हो सकता है कि आप बस 2 आंसर्स दे दो, बात खत्म। एंड स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड कर लीजिए, एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स आएंगे ये आप डिसाइड कर लीजिए। ये सब आप सेकंड स्टेप में डिसाइड कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज गैदर कंटेंट। अब आपने डिसाइड कर लिया कि किस पे क्विज बनाना है, क्या क्या टॉपिक्स किस तरीके से बनाना है, ये डिसाइड हो गया। अब क्या क्या चीजें आप पूछोगे या क्या कौन कौन से टॉपिक को आप इंक्लूड करोगे, ओके, वो आपने गैदर कर लेना है। आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, आपके पास प्रॉपर नॉलेज आ गई। अब आप क्वेश्चंस क्रिएट करोगे, एंड क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, एंड टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कलेक्ट करने चाहिए। अगर आप एमसीक्यू बना रहे हो तो मेक श्योर जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो ऐसे ना हो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाए, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहा है। एक वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चंस आपने बना लिए, उसके बाद राइट इंस्ट्रक्शंस। सो अब क्वेश्चन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस डिसाइड कर लो। जैसे आपको 10 क्वेश्चंस में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, ये भी कई बार होता है। अगर ट्रू फॉल्स है तो आप सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं, कोई थर्ड पॉइंट नहीं लिख सकते। अगर शॉर्ट आंसर्स है तो शॉर्ट आंसर्स की वर्ड लिमिट डिसाइड होती है कि 50 वर्ड्स का होगा, 100 वर्ड्स का होगा, 120 वर्ड्स का होगा, ये डिसाइड कर लीजिए। और कोई इंस्ट्रक्शन अगर हो, जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको जो क्विज टेकर है वो किसी तरीके का डायग्राम बना सकता है, किसी तरीके का फ्लो चार्ट बना सकता है, उसको लेके अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन करना चाहते हो, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप मेंशन कर सकते हो। ये सब हो गया। अब आप बिल्ड करोगे अपनी क्विज को। सो अगर आप ऑन पेपर कर रहे हो तो ऑन पेपर हो जाएगा कि सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, फिर कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपने क्वेश्चंस लिख दिए, सब कुछ अपना बना दिया, क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दी। एंड अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो जैसे कि गूगल फॉर्म्स, क्विजली, कहूट, ये सब बहुत इजीली क्विजेस बना देते हैं आपके लिए। बहुत इजी पड़ेगा, स्पेशली गूगल फॉर्म्स अगर आपको यूज करने आते हैं या कहूट आपको यूज करना आता है तो बहुत इजी तरीके से इस पे क्विजेस बन जाते हैं। मैं पर्सनली गूगल फॉर्म्स पे बनाती हूँ। नेक्स्ट इज टेस्ट द क्विज। आपका टेस्ट रेडी हो गया, आपका क्विज रेडी हो गया, एक बार खुद से करके देख लीजिए कि क्या हर चीज सही है, प्रॉपरली एनालाइज है। एज अ आप कह सकते हो डेमो, आप खुद ही अपने क्विज को दे के देखो कैसा जा रहा है। ओके, सब हो गया, आपके इनसे सब ओके हो गया। अब आप शेयर करोगे अपने क्विज टेकर्स को जो क्विज देंगे। ठीक है, एंड इसमें भी आपको ध्यान रखना है, अगर पेपर दे रहे हैं तो हर स्टूडेंट्स के पास, हर क्विज टेकर के पास प्रॉपरली पेपर पहुंच जाए, एंड जो पेपर प्रिंट है वो प्रॉपरली हो।
अगर आप डिजिटली उनको क्विज दे रहे हैं देन लिंक्स प्रॉपर्ली अवेलेबल हो जाए, उनको टाइम पे अवेलेबल हो जाए एंड लिंक्स जो है वो प्रॉपर्ली ओपन हो रहे हो। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टू कलेक्ट एंड इवैल्यूएट द रिस्पॉन्स। अब डिजिटल के केस में इवैल्यूएशन खुद से हो जाता है क्योंकि आंसर्स आप ऑलरेडी डिजिटल में सबमिट करके रखे रहोगे। बट इन केस ऑफ फिजिकल, जहाँ पे आपने पेपर पे क्विज लिया, वहां पे आपको प्रॉपर्ली चेक करना रहेगा, इवैल्यूएट करना रहेगा कि किस स्टूडेंट या किस क्विज टेकर को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब ये एक ऑप्शनल स्टेप है, जरूरी नहीं है कि हर क्विज में हो। अब स्कूल में जो क्विजेज होते हैं उनमें ये इंक्लूड नहीं होता है, टीचर्स इंक्लूड नहीं करते। दैट इज प्रोवाइड फीडबैक। सो क्विज दे दिया, अब अगर केस आ जाता है कि किसी प्रोडक्ट के यूज का क्विज है कि मैम आपने प्रोडक्ट यूज किया, आप जरा इसके बारे में थोड़ी सी चीजें बताइए, तो उसमें फीडबैक इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट इज रिव्यू एंड रिवाइज। ये स्टेप हर जगह होता है एंड ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसके मार्क्स कम आ रहे हैं या किसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, कौन सा आंसर गलत हो रहा है, कौन सा आंसर मोस्टली बच्चों ने गलत किया है, मोस्टली क्विज टेकर्स ने गलत किया है, इसका रिव्यू आप क्विज टेकर्स को दें। ओके, सो ये तो बात हो गई हमारे क्विज की। यहाँ बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये ट्रू फॉल्स का एग्जाम्पल है एंड ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक शॉर्ट आंसर, ये वन वर्ड आंसर है। ओके, इसका भी आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेमिनार। तो सेमिनार का मतलब हो जाता है कि ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो रहे हो, गैदर हो रहे हो, जहाँ पे एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। एंड यूजली सेमिनार्स में डिस्कशन इस तरीके का होता है कि एक इंसान बोल रहा होता है एंड वो लोगों को किसी चीज के बारे में एजुकेट कर रहा होता है, उन्हें किसी नए कॉन्सेप्ट या नए आइडिया के बारे में इन्फॉर्म कर रहा होता है। ओके, सो ये तो हो गया सेमिनार के बारे में। अब जरा देख लेते हैं अगर सेमिनार अरेंज करना है तो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले सेलेक्ट अ टॉपिक, किस टॉपिक पे सेमिनार होने वाला है, सेमिनार में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे यूजुअली होता है फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं वो अगर एक सेमिनार कर रहे हैं तो वो इस तरीके से टॉपिक रख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन कौन से हैं, किन चीज़ों पे मिस्टेक्स हो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा गड़बड़ कहाँ होती है, वो इस टॉपिक पे अपना एक सेमिनार रख सकते हैं, लोगों को गैदर कर सकते हैं, दे कुड प्रेजेंट देयर सेमिनार। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द लोकेशन। सो वेन्यू सेलेक्ट करना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगेन सेमिनार है, सिर्फ एक ही इंसान बोल रहा होगा या दो तीन इंसान बोल रहे होंगे, द ऑडियंस हैव टू बी इंटरेस्टेड इन दैट सेमिनार, उन्हें उस सेमिनार को प्रॉपर्ली सुनना पड़ेगा। ओके, एंड अगर वो नहीं सुन रहे हैं सेमिनार से डिसोसिएट हो जाएंगे, सेमिनार फ्लॉप हो जाएगा। सो लोकेशन का ध्यान रखना है कि सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, कुछ ही चीज़ें हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्विज। सो क्विज का यूज़ क्या होता है, क्विज इज अ फॉर्म ऑफ गेम और आप कह सकते हो एक माइंड चैलेंज करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। माइंड स्पोर्ट है एक तरीके का जिसमें आप रैंडम क्वेश्चंस नहीं, एक टॉपिक सेलेक्ट करते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हो। यूजुअली जो है ये क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के फॉर्मेशन में होते हैं, मैच इट के फॉर्मेशन में होते हैं, शॉर्ट आंसर के फॉर्म में होते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में होते हैं एंड एक ब्रीफ क्विक टेस्ट होता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है, सो यूजुअली इसका यूज होता है एजुकेशन में या किसी सिमिलर फील्ड में एंड ये बस इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट है या जो भी क्विज दे रहा है उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटी और उसकी स्किल्स को टेस्ट किया जा सके, चेक किया जा सके कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में कितना नॉलेजेबल है। ओके, अब अगर आपको एक क्विज प्रेजेंट करनी है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है या क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हो जाता है डिफाइन द पर्पस एंड टॉपिक। सबसे पहले जो भी क्विज करने वाले हैं आप उन्हें टॉपिक क्लियर कर दोगे एंड ये क्विज आप क्यों ले रहे हो, लाइक एज अ टीचर अगर आप क्विज ले रहे हो तो आपको स्टूडेंट्स को स्पेसिफाई कर देना है ये क्विज क्यों हो रहा है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हो रहा है, मार्क्स असाइनमेंट में जुड़ेंगे, प्रेजेंटेशन में जुड़ेंगे या आपके फाइनल्स में ऐड होंगे, या किस लिए हो रहा है, आप उसका पर्पस डिसाइड कर दो, उन्हें बता दो एंड टॉपिक डिसाइड कर लो कि कौन कौन सा टॉपिक इस क्विज में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, सेकेंड इज प्लान द स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर प्लान कर लो कि किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, सिर्फ एमसीक्यू होंगे, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, सिर्फ ट्रू फॉल्स होंगे
या सिर्फ शॉर्ट आंसर्स होंगे, या इन सब का मिक्सचर होगा, या हो सकता है कि आप बस 2 आंसर्स दे दो, बात खत्म। एंड स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड कर लीजिए, एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स आएंगे ये आप डिसाइड कर लीजिए, ये सब आप सेकंड स्टेप में डिसाइड कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज गैदर कंटेंट। अब आपने डिसाइड कर लिया कि किस पे क्विज बनाना है, क्या-क्या टॉपिक्स किस तरीके से बनाना है, ये डिसाइड हो गया। अब क्या-क्या चीजें आप पूछोगे या क्या कौन-कौन से टॉपिक को आप इंक्लूड करोगे, ओके, वो आपने गैदर कर लेना है आपको इन्फॉर्मेशन कि कौन-कौन आने वाला है। लिस्ट एक फाइनलाइज कर लो कि रफली 50-60 लोग आने वाले हैं, एंड एक थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट साइन इन शीट्स एंड नेम टैग्स। सो सेमिनार्स में ये चीज बहुत अच्छी होती है कि कोई आ रहा है, उसकी साइन इन शीट होती है, आप उसमें साइन कर दीजिए। नेक्स्ट चीज जो की जा सकती है वो होता है कि हर किसी का नेम टैग उनके कपड़ों पे लगा होता है, जिससे अगर कोई बात करना चाह रहा है, कोई इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो सामने वाले का नाम उन्हें पता है, वो डायरेक्टली उनसे बात करना, उनसे डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, लास्ट इज ऑल द कंफर्मेशंस बिफोर हैंड। हर चीज, चाहे वो वेन्यू हो, चाहे वो लोगों का आना हो, चाहे वो केटरिंग हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो मटेरियल हो, हर चीज आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। देयर शुड नॉट बी मेसअप्स, ज्यादा कम से कम मेसअप्स हो। इवन केटरिंग में भी आप ध्यान रख सकते हैं कि डिस्पोजेबल प्लेट्स प्रॉपरली हो, ग्लासेस प्रॉपरली हो, हर चीज जो पेमेंट हो रही है वो भी प्रायर हो रही है, ये भी अच्छी बात है। ओके, सो ये तो बात आ गई अगर आप प्रेजेंटेशन सेमिनार दे रहे हैं तो वो कैसे होगा। अब अगर आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं वो आप कैसे करोगे। सेमिनार अटेंड करने के लिए पहले तो आप सही सेमिनार चूज कीजिए, एक ऐसा सेमिनार चूज कीजिए जिसमें जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है आपका इंटरेस्ट है उस सेमिनार में, आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है। ऐसा ना हो आप रैंडमली किसी भी सेमिनार में चले जाए कि भाई चलो मजा आएगी, नहीं। सेमिनार का रिव्यू प्रॉपरली रेडी होता है, लोग प्रॉपरली रीड करते हैं बिफोर गोइंग टू दैट सेमिनार, ठीक है। सो आपको जो सेमिनार है उसे प्रॉपरली चूज करना है। नेक्स्ट इज रीड द पेपर बिफोर द सेमिनार। जैसा मैंने कहा कि सेमिनार से पहले लोग जो है, सेमिनार का एक पेपर होता है जिसमें सेमिनार की ब्रीफिंग दी होती है, ये सेमिनार में क्या क्या डिस्कस होगा। आप उस सेमिनार को या उस पेपर को प्रॉपरली रीड कर लें बिफोर अटेंडिंग दैट सेमिनार। एंड ये आप ही के बेनिफिट में आता है कि आप बिफोर हैंड रेडी हैं कि क्या क्या चीजें आपके डाउट में जा रही हैं, क्या क्या चीजें जो प्रेजेंटर होगा उस पर फोकस रखना है, किन चीजों को आप थोड़ा लाइटली ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अराइव टाइमली। सो पंचुअलिटी तो भैया हर जगह रखनी रहती है, बट सेमिनार के केस में सिर्फ इसलिए रखनी है कि सेमिनार एक फिक्स टाइम पे स्टार्ट होगा, एक फिक्स टाइम पे खत्म होगा। एंड अगर आप लेट आते हैं या किसी वजह से कोई इशू आता है, आपसे सेमिनार के कई पॉइंट्स मिस हो सकते हैं, आपसे सेमिनार मिस हो सकता है। सो ट्राई टू बी ऑन टाइम। नेक्स्ट इज प्रिपेयर नोट्स ड्यूरिंग द सेमिनार। सो अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि सेमिनार के एंड में Q&A सेशंस होते ही हैं, सो आप अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लग रहा है, कोई पॉइंट डाउटफुल लग रहा है, वहां पे आप नोट कर लीजिए, पेन एंड कॉपी अपने पास रखिए, उसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सबसे एंड में प्रेजेंट करिएगा। जो डाउट आ रहा है आपका, जो सजेशंस आ रहे हैं, अगर आप इवन तारीफ करना चाह रहे हैं, आप वो इस सेमिनार में लिख सकते हैं, इस नोट पैड में लिख सकते हैं, एंड वहां पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिमूव द डाउट्स। सो जो भी आपने अपने नोट पैड में लिखा था, Q&A सेशन में आप उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, एंड वहां पे फिर आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, कोई अगर आपको सजेशन आ रहा है, वो आप सेमिनार के एंड में प्रेजेंट कर सकते हैं सबके सामने। ओके, सो ये तो बात हो गई हमारे सेमिनार के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, जो कि है ग्रुप डिस्कशन, जिसे हम शॉर्ट में GD भी कहते हैं। सो डिस्कशन वर्ड जो होता है या डिस्कस वर्ड जो है, वो लैटिन टर्म से लिया गया है, जिसका जो कि है डिस्कस्ट, जिसका सिंपल सा मीनिंग आ जाता है टू शेक और टू स्ट्राइक। सो डिस्कस या डिस्कस का डिस्कशन का मतलब क्या हो गया कि आप ऐसी चीजें बोलें, ऐसे कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जो कि आपके थॉट प्रोसेस को स्ट्राइक करे या शेक करे और ज्यादा सोचने के लिए। ओके, सो दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्कशन और डिस्कस।
एंड मेन पर्पस क्या होता है इसका? जीडी का मेन पर्पस होता है टू इनेबल ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट to express their outlook or exchange their viewpoints with the other members of the group in order to achieve desired conclusion. So main purpose क्या हो गया कि एक जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं जीडी में, सबको अपॉर्चुनिटी मिले अपनी व्यूज को, अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करने की, ताकि एक इफेक्टिव एक कंक्लूजन पे आप जीडी में जा सके. ओके, सो ये तो बात हो गई जीडी की. अब देखते हैं अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो वो किस तरीके से होगा, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो किस तरीके से होगा. पहले तो याद रखिए कि ग्रुप डिस्कशंस में ज्यादा लोग होते नहीं. यूजुअली ग्रुप डिस्कशंस में 6 to 12 लोग होते हैं जो आपस में बैठे होते हैं. एंड एक ग्रुप डिस्कशन जो है वो 10 से 20 मिनट का चल रहा होता है. एंड इसमें भी एक हमारा होता है ऑब्जर्वर, यूजुअली यही ऑर्गेनाइज कर रहा होता है जीडी को. एंड ये पूरे डिस्कशन को देख रहा होता है कौन कितना बोल रहा है, कौन किसके पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, किसके पॉइंट कम इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, कौन बहुत वेग सेंटेंसेस यूज कर रहा है. वो सब ऑब्जर्वर नोटिस करता है, रिकॉर्ड करता है हर पार्टिसिपेंट का फीडबैक. सो अब स्टेप्स देख लेते हैं कि जीडी में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं. तो सबसे पहला आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल टू बी इनवाइटेड. अब जीडी में आप हर किसी को इनवाइट नहीं करोगे, हर कोई जीडी में नहीं आ जाता. जीडी में वही लोग आएंगे जिन्हें उस टॉपिक की प्रायर नॉलेज है, जिन्हें जीडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर पता है. तो आप लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए जो आप चाह रहे हैं कि जीडी में इंक्लूड हों. ओके, एंड इसमें भी इसका भी सिलेक्शन यूजुअली जो है वो नॉमिनेशंस के थ्रू हो जाता है, कभी कभी रैंडम सिलेक्शन हो जाता है, कभी कभी पोजीशन के बेसिस पे हो जाता है कि जितने एचओडीज हैं वो आ जाए उनके साथ जीडी होगा, या जितने भी मॉनिटर्स हैं वो आ जाए उनके साथ होगा, या जितने भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के जितने भी टीम लीडर्स हैं वो आ जाए उनके साथ डिस्कशन होगा. ठीक है, चलिए ये बात हो गई जीडी की. अब हम देखते हैं अगर आप ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब आप चाह रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना, तो वो कैसे होगा. तो वो करने के लिए आप पहले तो कुछ बेसिक चीजें उसका ध्यान रखिए कि एक ग्रुप डिस्कशन जो है उसमें कम से कम 6 लोग होंगे, मैक्सिमम 12 लोग होंगे. ठीक है, एंड इसमें जो है एक टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 मिनट या 15 मिनट तक बात हो रही होगी. एंड इसमें सारे आइडियाज, जितने भी थॉट्स होंगे, जो सोल्यूशंस होंगे, जो इश्यूज होंगे, सब डिस्कस हो जाने हैं. एंड इसमें आपका एक इंसान रहेगा जो कि होगा ऑब्जर्वर. एंड वो नोटिस कर रहा होगा कि कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन नहीं बोल रहा है, एंड कौन कौन जीडी को एक तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है. तो जल्दी से चलते हैं इसके स्टेप्स पे कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने रहेंगे टू कंडक्ट अ ग्रुप डिस्कशन. ओके, तो सबसे पहला हो जाता है फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई पीपल टू बी इनवाइटेड. सो आपको आइडेंटिफिकेशन करना है उन लोगों का जिनको जीडी में आपको बुलाना है. अब जीडी में कोई भी नहीं आ जाएगा, आप कंडक्ट करा रहे हो, सो आप डिसाइड करो कि कौन कौन आएगा एंड किस तरीके का आप जीडी करा रहे हैं. सो इसमें यूजुअली होता है कि नॉमिनेशंस करा दिए जाते हैं. सबसे इजी तरीका है कि आप जहां से भी आप जीडी कराना चाह रहे हैं वहां पे आप लोगों को कह दीजिए कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर लीजिए एंड हम ग्रुप डिस्कशन में आ जाएंगे. नेक्स्ट होता है कि आप रैंडम सिलेक्शंस करा लीजिए, या फिर सीधा सा कि आपके पोजीशन के हिसाब से आपका सिलेक्शन कर दिया जा रहा है एंड आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेना है. एंड इसी के हिसाब से जो है जिस तरीके की जरूरत होती है, जिस तरीके ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है, उस हिसाब से जो ऑब्जर्वर होता है वो या तो एक नोट टेकर बन जाता है या तो वो को फैसिलिटेटर बन जाता है. नोट टेकर मतलब नोट कर रहा है कि क्या क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना है. एंड फैसिलिटेटर वो ध्यान रख रहा होता है कि आप ग्रुप डिस्कशन जो है वो इजी फ्लो में कंप्लीट हो जाए. ओके, सो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप. अब हम चलते हैं सेकंड स्टेज पे या सेकंड स्टेप पे. तो सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका प्रिपेयरिंग क्वेश्चनेयर्स फॉर द ग्रुप डिस्कशन. सो ग्रुप डिस्कशन किस टॉपिक पे होगा, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी रहेंगी, उसका एक आप क्वेश्चनेयर बना सकते हैं. एंड इसमें भी आप 5 to 12 क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे. एंड इसमें जो है पूरा फीडबैक, मेन फैक्ट सब इंक्लूड कर लेंगे आप. एंड एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर रहे होंगे वो शॉर्ट रहेंगे, प्रिसाइज रहेंगे, क्लियर रहेंगे, ओपन एंडेड रहेंगे कि सामने वाला
चाहे तो वो शॉर्ट में आंसर कर दे, चाहे तो डिटेल में आंसर कर दे, डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके से आंसर करना चाह रहा है। एंड फोकस हमेशा आपका मेन रहेगा, इश्यू पे रहेगा। एंड आपको जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, ये सब आपको इंक्लूड कर लेना है अपने क्वेश्चनर में। थर्ड स्टेप आ जाता है अरेंजमेंट फॉर द ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको क्या क्या अरेंजमेंट्स चाहिए होंगी? सबसे पहले डेट डिसाइड करनी रहेगी, टाइम डिसाइड करना रहेगा, वेन्यू डिसाइड करनी रहेगी, और डिस्कशन की ड्यूरेशन डिसाइड करनी रहेगी। इसके अलावा डिस्कशंस के बीच में कितने ब्रेक्स होंगे ये भी डिसाइड करना रहेगा। सो ये सारी जो अरेंजमेंट्स हैं ये आपको कर लेनी है। एंड इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्टिसिपेंट्स को पहले से ही दे देनी है आपको, चाहे आप कॉल के थ्रू दे दें, चाहे वो मेल के थ्रू दे दें, किसी भी तरीके से आपको कॉन्टैक्ट करके उन्हें ये इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड करा देनी है। एंड इसी के साथ साथ आपको उनसे एक फाइनल कंफर्मेशन भी ले लेना है कि वो जीडी के टाइम पे जब हो रहा होगा जिस दिन वो अवेलेबल रहेंगे, वो जीडी में आएंगे। ओके, इसी के साथ आता है हमारा फोर्थ स्टेज जो कि है ऑब्जर्वर एज अ फैसिलिटेटर। मैंने आपसे कहा है ऑब्जर्वर जो है वो फैसिलिटेटर की तरह भी काम करता है, एंड वो क्वेश्चंस पूछता रहता है, एंड वो नोटिस करता रहता है कि कौन चीजें किस तरीके से कर रहा है, एंड पूरे डिस्कशन को जो है एक स्मूथ तरीके से एंड करने का काम होता है ऑब्जर्वर का। सो इसमें वो किन किन चीजों का ध्यान रखता है कि चीज ग्रुप डिस्कशन खत्म होने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो, हर चीज की समरी उसके पास रेडी हो, एंड सारे रिस्पॉन्सेस प्रॉपर्ली उसने नोट डाउन कर लिए हो प्रॉपर्ली, सबने जो है अपने व्यू पॉइंट्स रख दिए हो, एंड इसी के बाद जो है सेशन हमारा एंड होगा। ओके, एंड इसी के साथ आ जाता है हमारा फाइनल स्टेज जो कि होता है वोट ऑफ थैंक्स। एंड इसमें ऑब्वियसली जो लोग आए हैं उनको आप जो लोग आए हैं उसमें जो है ऑब्जर्वर जो है सबको थैंक यू बोल देता है, सबका जो भी क्रेडिट होता है वो उनको दे दिया जाता है। एंड इसी के साथ हमारा डिस्कशन जीडी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब ये तो हो गया जब आप कंडक्ट करते हैं। व्हाट इफ यू आर बीइंग द पार्टिसिपेंट एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। सो प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या चीजें करनी रहेंगी, वो भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी रहेगी वो रहेगी ग्रुप स्पीकिंग प्रैक्टिस। अगर आप कहीं पे भी बोलना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही अगर आप जीडी में पार्ट लेना चाह रहे हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, जितने भी मैगजीन्स आती हैं, जितने भी एडिटोरियल्स आते हैं, आप उनको पढ़ने की रेगुलर पढ़ने की हैबिट डाल सकते हैं। मतलब सारे नहीं, बट कोई एक पकड़ लीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। मुझे द हिंदूज बहुत अच्छा लगता है, मैं द हिंदूज बहुत पढ़ती हूँ। तो ऐसे ही आप कुछ कोई मैगजीन कुछ भी आप ऑप्ट कर सकते हैं जो आपके लिए इजी हो, जिसकी वजह से आपके पास नॉलेज आती रहे। ओके, नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हैं वो ये रहेगा कि सिंस यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर जीडी, सो आपके पास नॉलेज तो आ गई, बट स्पीकिंग स्किल्स कैसे आएंगी? स्पीकिंग स्किल्स के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक छोटा छोटा प्रैक्टिस जीडी का आप रख सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली से छोटे छोटे डिस्कशंस करते रहिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। एंड एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जा रहा है, एक बार आपको हो रहा है कि हाँ मैं चीजें बोल ले रहा हूँ, मैं डिस्कशन बहुत इजीली कर ले रहा हूँ, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं कि छोटे छोटे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं आप उनमें पार्ट लेना शुरू करें। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाएगा, एंड आप इवेंचुअली अच्छे से ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना रहेगा। सेकेंड, ग्रुप कंटेंट प्रैक्टिस। अब इसमें आपको किस किस चीज का ध्यान रखना रहेगा कि आप अपने पॉइंट्स को जो है ग्रुप में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स को किस तरीके से रख रहे हैं। एंड इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपका जो कंटेंट आप रेडी कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हैवी रहना चाहिए, यानी कि कहीं से भी आपके में कोई लूप होल नहीं लगना चाहिए। आपका जो आप बोल रहे हैं या जो भी आप कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं वो कहीं से भी फॉल्स नहीं लगना चाहिए। इट हैज टू बी ट्रू एंड प्रिसाइज। ओके, तो इसमें आप जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, वो सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इससे जो है आपका जो डिस्कशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, आप जो प्रेजेंट करोगे वो बहुत अच्छा होगा। एंड इसकी वजह से जो आपके अपोनेंट्स हैं उन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा कि अरे इसको सारी नॉलेज है एंड आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ हिम। अपने सारे कंटेंट को प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए, एंड जो आपके अपोनेंट्स हैं उनका जो पॉइंट्स है उनको भी आप सुनते रहिए, बहुत केयरफुली उनको सुनिए, क्योंकि कई बार होता है कि आपके ही पॉइंट को वो डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो एक चीज होती है कि उनके पॉइंट को आप घुमा के अपने फेवर में
बुलवा सकते हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी रहेगी एंड इस पे भी आपको ध्यान देना रहेगा। सो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला कि आप जितने भी मैगजीन्स आते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड्स, द इकोनॉमिस्ट, संडे एक्सप्रेस, द हिंदूज, ये सब आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इनसे आपकी वोकैबुलरी, नॉलेज सब अच्छा होगा। इसके अलावा आपको सारी जो आपकी प्रॉपर रिसर्च है वो आपको रखनी रहेगी। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको पता होना चाहिए। एंड नॉर्मली जो टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल, सोशल, पर्सनल या कल्चरल। सो आप इन टॉपिक्स को फोकस करके इनकी जो चीज़ें हैं आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जब आप ये रिसर्च वर्क कर रहे होंगे, जब आप अपना ये कंटेंट रेडी कर रहे होंगे, तब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनको प्रॉपरली नोट कर लीजिए, उनको याद एक तरीके से आप याद कर लीजिए। एंड एक उनके जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं, उनके जो जस्टिफिकेशंस आ रहे हैं, आप उन्हें भी नोट करते चलिए। एंड इसी के साथ एक और कंडीशन आ जाती है कि अगर टॉपिक किसी चीज़ पे बेस हो रहा है कि दो चीज़ों का इम्पैक्ट आपस में क्या है, तो आपको दोनों के ही पॉइंट्स बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने होंगे। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से चाइना जो है, चाइना का रिसेशन जो है वो इंडियन इंडस्ट्रीज को आउटथ्रो कर सकता है, तो इस पे आप चाइना के भी पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड इंडिया के भी पॉइंट्स को थ्रो करेंगे, इंडिया के पॉइंट्स को भी थ्रो करेंगे आप। एंड इसमें आप हर चीज इंक्लूड करेंगे, जीडीपी, पॉपुलेशन, सोशो इकोनॉमिक, कल्चर, दोनों कंट्रीज का आपका डिस्कस होगा। ओके, अब आपने अपना मैटर प्रिपेयर कर लिया। अब जो मैंने आपसे एक चीज कही थी कि आप लिसनिंग की भी आदत रखना शुरू कर दीजिए। तो लिसनिंग की आदत किस तरीके से डाली जाएगी कि इसमें आप जितने भी जीडीज आप कर रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आप दूसरों की बातों पे भी फोकस करने की आदत डालें, दूसरों की चीजों को भी समझने की आदत डालें। एंड इसी के साथ जो है आपका जीडी का टॉपिक खत्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका प्रोजेक्ट। सो द वर्ड प्रोजेक्ट अगर मैं बात करती हूँ तो ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड प्रोजेक्टम से, जिसका सिंपल सा मतलब हो जाता है टू थ्रो समथिंग फॉरवर्ड। ओके, एंड ये वर्ड खुद में ही आपको कह रहा है कि चीजों को सामने रखना, चीजों को सामने प्रेजेंट करना, एक तरीके से थ्रो करना जो है वो है प्रोजेक्ट का काम। एंड अगर मैं थोड़ा और डीप में इसके जाने की कोशिश करते हैं तो इसका एक्चुअल मतलब हो जाएगा समथिंग दैट कम्स बिफोर एनीथिंग एल्स हैपेंस। तो कोई ऐसी चीज जो पहले किसी चीज के होने से पहले आ रही है, पहले प्रेजेंट की जा रही है, वो हो जाता है प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट हर वो चीज हो जा रही है, या कोई आप कह सकते हैं ऐसी चीज हो जा रही है जो टेम्पररी है एंड यूनिक है। एंड ये चीजों को, आइडियाज को, कॉन्सेप्ट्स को, प्रोडक्ट्स को जब बेसिक हो रहा है कि प्रोडक्ट अभी रिलीज नहीं हुआ है बट उसका एक आइडिया बन चुका है, उस टाइम पे जो हम रिपोर्ट रेडी करेंगे वो हो जाएगी हमारी प्रोजेक्ट्स। ओके, सो प्रोजेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है टेम्पररी इन नेचर। सो प्रोजेक्ट जितने भी आपके बनेंगे वो सब टेम्परेरी रहेंगे, डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए ही होंगे। एंड इनमें जो है पॉइंट ऑफ चेंजेस जो है वो इजीली देखने को मिल जाएंगे। एंड इनमें जो प्रोग्रेसेस होंगी, जो कंक्लूजन्स होंगे, वो सब प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होंगे। एंड जिस टाइम पे आपका वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जा रहा है उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी या हम उस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका यूनिक ऑब्जेक्टिव। सो हर प्रोजेक्ट का एक यूनिक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है। सो इसमें जो है अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं एंड ये यूनिकनेस जो है वो हर प्रोजेक्ट को अलग करती रहती है। एंड इसी वजह से कोई भी टास्क जो है आप बार बार रिपीट नहीं कर रहे होते हैं। डेफिनेट स्कोप। सो प्रोजेक्ट जैसे टेम्परेरी है वैसे ही इसके जो स्कोप्स हैं वो भी जो है वो टेम्परेरी है। बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड है कि इस प्रोजेक्ट का ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें ये काम होगा एंड ये काम खत्म होते ही वो प्रोजेक्ट टर्मिनेट। सो उसके एंड भी जो है, जो पैरामीटर्स जो हैं जो सेट किए गए हैं वो उतने ही रहेंगे। एंड जैसे ही हम वो पैरामीटर्स को कंप्लीट कर ले रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज जो है वो यूजुअली हमारे हो जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी जिससे आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? सबसे पहले एक इंसान चाहिए होगा जो प्रोजेक्ट करेगा। इसके अलावा आपको मटेरियल्स चाहिए होंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे जिससे आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑब्वियसली आप कुछ कर रहे हैं, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर प्रॉपर्ली उसका एक ऑर्गेनाइजेशन रेडी करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट
प्लानिंग। एंड इस प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है आपका, कि टाइम कितना लगेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, कितना बजट जाएगा, एंड कब तक जो है स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सिंस ये टेम्परेरी है तो इसमें चीजें जो है वो थोड़ी सी रिस्की हो जाती हैं, एंड प्रोजेक्ट की सक्सेस बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाती है डिफरेंट चीजों में। सो इफेक्टिव प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज को प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड जितने भी आपके रिस्क हैं उनको कम से कम रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजीली अचीव किए जा सके। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस फंक्शनल टीम्स। सो यूजुअली एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कई सारी डिफरेंट टीम्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, कई सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड वो सब एक साथ काम करते हैं ताकि एक प्रॉपर प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया जा सके एंड उस प्रोजेक्ट को अचीव किया जा सके, या उसके ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव किया जा सके। एंड ये जो टीम डाइवर्सिटी हो रही है इसकी वजह से जो है हमें किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो सोल्यूशन होते हैं उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं, एंड सोल्यूशन जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव इलेबोरेशन। सो इसमें जो है जो प्रोजेक्ट होता है आपका, उसका प्रोग्रेस प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है, काफी क्लियर कट होता है कि हाँ ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, इसके बाद ये चीज हो गई, एंड जैसे जैसे प्रोजेक्ट में चीजें कंप्लीट होती जाती है वैसे वैसे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट रेडी होती जाती है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। सो ऑब्वियसली कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल चाहिए होता है किसी प्रोजेक्ट में, टू ट्रैक इट्स प्रोग्रेस एंड टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। क्लोजर। सो प्रोजेक्ट के एंड में जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था या जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहता है वो हमारा क्लोजर हो जाता है, जो भी हमारा रिजल्ट होता है, एंड उसको जो है हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके हम रख सकते हैं या हमारे स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम बात करते हैं कि अगर हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हमारा हो जाता है वो होता है डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के स्कोप्स क्या क्या होने वाले हैं, प्रोजेक्ट का कहाँ कहाँ यूज होने वाला है, ये आप पहले डिफाइन कर लोगे, एंड प्रोजेक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब किन किन चीज़ों क्या क्या गोल्स रहेंगे आपके जो आपको प्रोजेक्ट के एंड तक कंप्लीट करने हैं, गेन करने हैं, इस पे आप सबसे पहले आप उसको डिफाइन कर लोगे। एंड इसके लिए यूजुअली कहा जाता है कि स्मार्ट अप्रोच आप यूज कर लीजिए। इसका मतलब है सेट स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलायंट एंड टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कीजिए जो कि बहुत स्पेसिफिक हो, जिनको मेजर करना इजी हो, जो अचीवेबल हो यानी कि इजीली अचीव किए जा सकते हो, जो भी आपका स्कोप है उससे रिलेवेंट हो, एंड टाइम बाउंड हो यानी कि लिमिटेड टाइम में हो जाए, एक सर्टेन टाइम लिमिट में हो जाए। एंड इसी तरीके से ये आप जो है अपने प्रोजेक्ट का स्कोप एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर हो गए, स्कोप प्रिपेयर हो गया, आप इसके बाद क्या करेंगे, आप बैकग्राउंड रिसर्च कंडक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट से पहले आप जो उसकी जितने भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट करोगे, आप उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझोगे, जो भी सोल्यूशंस अभी अवेलेबल हैं आप उन्हें समझोगे, एंड क्या उन सोल्यूशंस की वजह से क्या उस पर्टिकुलर कंडीशन में और चैलेंजेस आ रहे हैं, और इश्यूज आ रहे हैं, आप उन्हें देखोगे, एंड इसके बाद जो है आप प्रॉपरली इन्फॉर्म डिसीजन लोगे थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट। ओके, बैकग्राउंड रिसर्च हो गई। अब इसके बाद आप प्रोजेक्ट प्लान रेडी करना स्टार्ट करोगे। तो प्रोजेक्ट प्लान रेडी करते वक्त बहुत डिटेल में आपको चीजें करनी रहेंगी, हर एक टास्क को प्रॉपरली आउटलाइन करना रहेगा, प्रॉपरली मेंशन करना रहेगा, उसके टाइमलाइन को प्रॉपरली मेंशन करना रहेगा, एंड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उन सबको प्रॉपरली मेंशन करना रहेगा। एंड यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स या सॉफ्टवेयर आते हैं, उनका भी आप यूज कर सकते हैं, बट जो भी प्लान आपका रेडी हो रहा है वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान होना चाहिए, क्योंकि अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान हेल्प्स यू टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक एंड इंश्योर कि आपकी जो पूरे टीम मेंबर्स हैं वो प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं, एंड हर कोई जो है वो अपने रोल्स से अवेयर है। सो आपने प्लान रेडी कर लिया, इसके बाद आ जाता है राइट द प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट। ओके,
सो अब आप एक ड्राफ्ट रेडी करोगे जिसमें आप प्रपोजल लिखोगे कि क्या क्या आपको चाहिए या किन 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 के लिए चाहिए। सो इस ड्राफ्ट में क्या क्या चीज मेंशन रहेगी, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू पूरा मेंशन रहेगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स मेंशन रहेंगे, उसका स्कोप, मेथोडोलॉजी, डिलीवरेबिलिटी एंड एक बजट, ये सब आप अपने प्रपोजल में मेंशन करके रखोगे। अब प्रपोजल से होता क्या है, प्रपोजल जो है वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट हो जाता है जो कि स्टेक होल्डर्स या जो भी फंड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उनको दे दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट क्यों हो रहा है। दे शुड ऑल्सो नो कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है एंड क्यों जा रहा है। सो उनको एक प्रॉपर आइडिया हो जाता है कि चीजें कैसे हो रही हैं। प्रपोजल रेडी हो गया, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया एंड इसके बाद आप प्रोजेक्ट का एक आउटलाइन रेडी करोगे। अब आउटलाइन रेडी करने में आप हर चीज जो है वो लॉजिकल सेक्शंस में डिवाइड कर लोगे एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, सबसे पहले आ जाएगा उसका इंट्रोडक्शन, फिर आ जाएगा लिटरेचर व्यू, फिर आप मेंशन करोगे उसके मेथोडोलॉजीज, फिर जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो, उसके बाद डिस्कशन एंड कंक्लूजन। सो इस स्ट्रक्चर से एक प्रॉपर आपको फ्रेमवर्क मिल जाता है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को या अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो या मेंटेन करके रख सकते हो। सो प्रोजेक्ट की आउटलाइन तैयार हो गई। अब आपका मेन प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप हर चीज आउटलाइन करोगे कि प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आ जा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप इस प्रोजेक्ट में एड्रेस करने वाले हो, एंड ऑब्वियसली आप स्टेट करोगे प्रोजेक्ट का पर्पस और उसका स्कोप। ये हो जाएगा, इंट्रोडक्शन लिख लिया आपने। अब इसके बाद आप मेंशन करोगे लिटरेरी व्यूज या लिटरेचर व्यूज रिव्यूज। सो इसमें जो भी आपका प्रायर मटेरियल, जो भी आपने रिसर्च की थी, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया था, आप उसको मेंशन करोगे, उसकी समराइजिंग करोगे, आप अपनी फाइंडिंग्स को की पॉइंट्स में लिखोगे एंड फिर आप हाईलाइट करोगे वो गैप्स या वो चैलेंजेस जो आपको लग रहा है कि आ सकते हैं एंड हमें उन्हें इस प्रोजेक्ट में हमें ट्राई करना चाहिए उन्हें सॉल्व करने का। एंड ये सेक्शन जो है प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट कर देता है आपके प्रोजेक्ट, आपके सब्जेक्ट को इजिली समझने में एंड क्या आप इस प्रोजेक्ट में करना चाह रहे हो उसे। ये सब आपका हो गया, आपने लिटरेचर रिव्यू लिख लिया एंड इसके बाद आ जाती है मेथोडोलॉजी कि आप कौन कौन से मेथड्स को यूज करोगे एंड इसमें आप पूरा डिटेल में लिखोगे कि आपने कौन कौन से मेथड्स और प्रोसेसेस यूज किए हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एंड इसमें आप एक डिटेल्ड एनालिसिस आप लिखोगे अपने डेटा कलेक्शन का, एनालिसिस का, कि कौन कौन से टूल्स आपने यूज किए हैं थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट। मेथोडोलॉजीज हो गए। अब इसके बाद आप मेंशन करोगे कि इतना सब करने के बाद प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या क्या आया, कि आपने क्या क्या चीजें पता की। तो इस रिजल्ट लिखते वक्त आप यूजुअली आप चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं, टेबल्स का यूज कर सकते हैं डेटा को इजीली दिखाने के लिए। एंड इसमें आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आप एक्सप्लेनेशंस लिख रहे हैं, जो भी चीजें आप लिख रहे हैं, जो भी आपका रिजल्ट है, वो बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा हो, स्पेसिफिक हो एंड एक्सप्लेनेशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आके एंड हो। एंड इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हर चीज जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड रहे, ऐसा ना हो कि कुछ रैंडम चीजें सडनली आ जाए। रिजल्ट्स आ गए। रिजल्ट्स के बाद आ जाएगा आपका डिस्कशन, जिसमें जो भी आपका रिजल्ट आया है उस पे प्रॉपर डिस्कशन होगा कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। एंड इसके अलावा डिस्कशन में जो है आपकी फाइंडिंग्स को और जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर था दोनों को कंपेयर किया जाएगा एंड फिर डिसाइड किया जाएगा कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये हो गया। एंड इसके बाद आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगा कंक्लूजन, जिसमें आप पूरे प्रोजेक्ट की एक समराइज रिपोर्ट लिख दोगे, जिसमें आप फिर से ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करोगे, फिर डिस्कस करोगे कि ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या था आपके काम का, एंड एट द एंड आप मेंशन करोगे रिकमेंडेशन, अगर कोई फ्यूचर स्टडी आपका करता है जिसके लिए वो आपके प्रोजेक्ट को रेफर करेगा उसके लिए। कंक्लूजन हो गया। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, बट कुछ चीजों का आपको और ध्यान रखना रहेगा। सबसे पहला आ जाता है रेफरेंस, कि ये जो आपने लिटरेचर रिव्यूज यूज किया था, ये आपने कहाँ से लिया है, इनके रेफरेंसेस आपको मेंशन करने रहेंगे, कहाँ से आपने मैटर अपना लिया है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अपेंडिक्स। इसमें आप जितने भी चार्ट्स आपने यूज किए हैं, जितना भी मटेरियल यूज किया है, जितने भी आपका एडिशनल डेटा है, उनका एक अलग से सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन रहेगा।
एंड एट द एंड फाइनलाइज एंड सबमिट। अब इसके बाद आप रिविजन कर लोगे एंड फाइनली आप अपना प्रोजेक्ट फाइनलाइज करके डिपेंडिंग अपॉन द गाइडलाइंस आप उससे अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर दो। एंड दैट्स इट एंड इसी के साथ आपका प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एंड इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे। एंड अगर आपको ये बुक चाहिए जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो ये बुक जो है आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। इससे पहले की वीडियोस देखनी हो आपको, उसकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आपको हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।